Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first class of our new chapter of our new accounting standard, that is IFRS 16 leases. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लेवल पे. जनरली आपको हर अटेम्प्ट में या मैक्सिमम कुछ अटेम्प्ट में गैप के साथ IFRS 16 का क्वेश्चन 10 से 15 मार्क तक की वेटेज पे आपके लेवल पे एग्जाम में नज़र आ ही रहा होगा. और ये वो टॉपिक है चूँकि आप अभी कैप 6 में पढ़ रहे हो और फिर जब इंशाल्लाह आप लोग CA फाइनल में आ जाओगे तो CFEP 1 में और एडवांस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में ये टॉपिक दोबारा से कवर करोगे. रीज़न बीइंग के कैप 6 लेवल पे IFRS 16 लीजेस का आप तकरीबन 50% पोर्शन कवर करते हो और फिर जो रिमेनिंग 50% पोर्शन है वो आप लोगों को CA फाइनल में कवर करवाया जाता है. तो कैफ लेवल पे भी और CA फाइनल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे ही ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये एक इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है. लीजेस बात करते हैं सर. सबसे पहले लीजेस होता क्या है, लीजेस की डेफिनेशन क्या है. देखें, अकाउंटिंग की डेफिनेशन रीड करने से पहले, IFRS 16 की लीजेस की डेफिनेशन को रीड करने से पहले, अगर हम अपनी कॉमन सेंस की बेसिस पे, अगर हम अपनी जनरल डिक्शनरी के बेसिस पे लीजेस की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें. लीज का मतलब क्या है सर? लीज का मतलब है, हम जनरली लीज कहते हैं रेंट एग्रीमेंट को. जनरली हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है? रेंट एग्रीमेंट. कि अगर आपने कोई चीज़ रेंट पे इस्तेमाल करने के लिए हासिल किया, रेंट पे इस्तेमाल करने के लिए सामने वाले को दी, तो इसको हम लीज कह रहे होते हैं. ये मेरी और आपकी कॉमन सेंस है, ये मेरी और आपकी कॉमन लाइफ की टर्मिनोलॉजी है कि अगर आप कोई चीज़ रेंट पे इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो या दे रहे हो तो ये एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है. जनरली आपने रेंट अ कार अरेंजमेंट्स देखे होंगे. जनरली आप लोग जनरली बहुत सारे लोग जो है किराए के घर में रह रहे होते हैं, या उनके पास अगर कोई घर है तो उन्होंने किराए पे दिया हुआ होता है. कमर्शियली अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी कंपनीज अपनी बहुत सारी प्लांट एंड मशीनरी वगैरह रेंट पे ले रही होती है, रेंट पे दे रही होती है. तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग तो ये कहती है कि यार अगर आप कोई चीज़ रेंट पे इस्तेमाल करने के लिए ले रहे हो या इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड लीज. लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में IFRS 16 का जो स्टैंडर्ड है वो हमें लीज की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन प्रोवाइड करता है. वो हमें लीज को एक पर्टिकुलरली डिफाइन करता है कि यार मेरी नज़र में ये लीज इसको कहते हैं. और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आप लीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो तरह के अरेंजमेंट्स देखोगे. एक वो जो प्योरली रेंट कॉन्ट्रैक्ट है, दूसरा वो जो आप रेंट के साथ साथ चीज़ को परचेज भी कर रहे होते हो. क्या मतलब? भाई फॉर एग्जांपल, आपको अपने रहने के लिए घर चाहिए, आप किराए पे घर लेते हो और किराया पे करते हो, उस घर में रहते हो. अब आप उस घर में 2 साल रहो, 5 साल रहो, 10 साल बाद रहो, 10 साल तक रहो, वो घर आपका नहीं होगा. आप जितना अरसा उस घर में रह रहे हो आप उसके अगेंस्ट एक रेंट पे करोगे. वो घर आप परचेज नहीं कर रहे, आप उस घर में रहने के लिए सामने वाले को रेंट दे रहे होते हो. लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा भी होता है कि आप कोई चीज़ किराए पे लेते हो और साथ साथ उसे परचेज भी कर रहे होते हो. भाई फॉर एग्जाम्पल, आपने बैंक से एक घर मॉर्गेज करवा लिया, 20 साल की मॉर्गेज है. तो वो जो 20 साल तक आप मॉर्गेज की पेमेंट करोगे, उस 20 सालों में आप घर में रह भी रहे हो और साथ साथ उस घर की ओनरशिप भी आपकी होती जाएगी थोड़ा थोड़ा करके. तो अकाउंटिंग की दुनिया में या कमर्शियल दुनिया में लीजेस दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है. नंबर 1 रेंट कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्योर रेंट कॉन्ट्रैक्ट. आपने एक चीज़ हासिल की, पैसे पे करोगे, जब पैसा पे करना बंद कर दोगे वो चीज़ वापस करनी होगी, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी. और दूसरा हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप रेंट पे भी ले रहे हो, साथ साथ आपकी ओनरशिप भी होती जा रही है, थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ साथ आपकी ओनरशिप बढ़ती जाएगी और एक वक्त आएगा कि वो एसेट कंप्लीटली आपका हो जाएगा. ये दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स प्रैक्टिकली कमर्शियली लीज कहलाए जाते हैं. अब हम रीड करते हैं IFRS 16 की डेफिनेशन कि IFRS 16 लीजेस को कैसे डिफाइन करता है. IFRS 16 कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट दैट कन्वेज, दैट transfers the right to use of an asset for a period of time in exchange for consideration. A contract that conveys, that transfers the right to use of an asset for a period of time in exchange for consideration. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जनरली दो पार्टीज के दरमियान, एक का नाम होगा लेसॉर, एक का नाम होगा लेसी. एक कॉन्ट्रैक्ट
जनरली दो पार्टीज के दरमियान, वन इज कॉल्ड लेसोर एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड लेसी, जिसमें एक एसेट को यूज करने का राइट, एक एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर हो। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के दरमियान जिसमें एक एसेट को यूज करने का राइट ट्रांसफर हो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ अरसे के लिए, और डेफिनेटली बदले में कुछ ना कुछ कंसिडरेशन, बदले में कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जा रहा हो। देखिए ये जो दो पार्टीज का मैंने जिक्र किया ना, जो पार्टी अपना एसेट सामने वाले को दे रही है इस्तेमाल करने के लिए, जो पार्टी अपना एसेट सामने वाले को दे रही है इस्तेमाल करने के लिए, इसको हम कहते हैं लेसोर, इसको हम कहते हैं लेसोर। और वो पार्टी जो सामने वाले का एसेट ले रही है इस्तेमाल करने के लिए, उसको हम कहते हैं लेसी। तो लेसोर और लेसी, पहले तो इन पार्टीज को समझिएगा। जो शख्स, जो कंपनी, जो पर्सन अपना एसेट सामने वाले को इस्तेमाल करने के लिए दे रहा है, अपने एसेट को इस्तेमाल करने का राइट ट्रांसफर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लेसोर। और जो शख्स, जो कंपनी, जो पर्सन किसी और के एसेट को यूज करने का राइट हासिल कर रहा है, दिस इज कॉल्ड लेसी। क्या डेफिनेशन है लेसोर और लेसी की? लेसोर इज एन एंटिटी that provides the right to use of an underlying asset for a period of time in exchange for consideration, whereas lessee is an entity that obtains the right to use of an underlying asset for a period of time in exchange for consideration. तो लेसोर अपने एसेट को यूज करने का राइट लेसी को ट्रांसफर कर रहा होता है, लेसी किसी और के एसेट को यूज करने का राइट अपने पास हासिल कर रहा होता है। दीज आर कॉल्ड लेसोर एंड लेसी। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेसोर अपने एसेट को यूज करने का राइट लेसी को ट्रांसफर करे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, और बदले में लेसी से कोई कंसिडरेशन हासिल करे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लीज कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लेसोर अपने एसेट को यूज करने का राइट लेसी को ट्रांसफर करे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, और बदले में लेसी उस के अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन पे करे, दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड लीज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए बज़ाहिर तो ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, बज़ाहिर तो ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, तो मैंने कुछ लफ्ज़ों को बोल्ड अंडरलाइन किया है, मैंने कुछ लफ्ज़ों को बोल्ड और अंडरलाइन किया है। पहला लफ्ज़ है राइट टू यूज, दूसरा लफ्ज़ है एसेट, तीसरा लफ्ज़ है पीरियड ऑफ टाइम, और चौथा लफ्ज़ है इन एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन। रीज़न बीइंग कि बज़ाहिर तो ये डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है, लेकिन जब हम टेक्निकल टर्म्स में, अकाउंटिंग की दुनिया में इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के लिए चार चीज़ें सामने आती हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट का लीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें कम से कम ये चार खुसूसियात, उसमें कम से कम ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स का होना ज़रूरी है। यानी किसी एसेट की बात हो रही हो, उस एसेट को यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र हो रहा हो कुछ अरसे के लिए, कुछ कंसिडरेशन के लिए। भाई फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने अगर IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस या किसी और कॉलेज में CA के किसी सब्जेक्ट का एक्सेस लिया है, CA के किसी सब्जेक्ट के पोर्टल का एक्सेस लिया है, तो हम आपको राइट ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस पोर्टल को देखने का, बदले में आप हमें कंसिडरेशन भी दे रहे हो और 6 महीने 3 महीने का आपको एक्सेस दिया होगा। तो क्या IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस और आपके दरमियान जो ये एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, क्या ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है? भाई अगर आपने अपने आप को इस सब्जेक्ट के अंदर इनरोल करवाया है, तो IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस आपको एक पोर्टल का एक्सेस देगा 6 महीने तक के लिए। 6 महीने तक आप हमें कोई फ़ीस पे कर रहे होगे और हम आपको पोर्टल यूज़ करने का राइट दे रहे हैं। क्या हमारे और आपके दरमियान कोई लीज कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे और आपके दरमियान जो अरेंजमेंट है ना, उसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, उसके अंदर दो चीज़ मिसिंग है, एसेट और राइट टू यूज़। हमने आपको सर्विसेज दी हैं, हमने आपको कोई एसेट थोड़ी दिया है। जो पोर्टल का एक्सेस आपको दिया गया, दिस इज अवर सर्विसेज, नॉट एसेट। तो मेरे और IQ और स्टूडेंट के दरमियान ये जो पोर्टल एक्सेस का मामला चल रहा है, दिस इज़ नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पर कोई अंडरलाइंग एसेट ही नहीं है। तो बताना ही चाह रहा हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट का लीज कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसमें कम से कम 4 खुसूसियात, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 कंडीशंस का होना ज़रूरी है। देयर मस्ट बी सम अंडरलाइंग एसेट,
कोई ना कोई अंडरलाइंग एसेट ज़रूर होगा। देयर मस्ट बी ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़। अब ये राइट टू यूज़ को भी टेक्निकली डिफाइन किया गया है कि राइट टू यूज़ का मतलब क्या होता है। राइट टू यूज़ को भी टेक्निकली डिफाइन किया गया है कि राइट टू यूज़ का मतलब क्या होता है। भाई फॉर एग्जांपल, आपके पड़ोस में से कोई शख्स आता है, वो कहता है यार हमारी इस्त्री ख़राब हो गई, तो काइंडली अब हमें अपनी थोड़ी देर के लिए इस्त्री देंगे। तो क्या आपने उसको राइट टू यूज़ ट्रांसफ़र कर दिया? नहीं, आपने उसको थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल करने के लिए दिया। लेकिन राइट टू यूज़ का क्राइटेरिया कुछ और है। जब मैं राइट टू यूज़ की बात करूँगा तो राइट टू यूज़ को डिफाइन करूँगा कि राइट टू यूज़ का मतलब क्या होता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अंडरलाइंग एसिड का होना ज़रूरी है, उस अंडरलाइंग एसिड के राइट टू यूज़ का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी है। ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट जनरली एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा और इस पीरियड ऑफ टाइम को हम आगे से लीज टर्म कहेंगे। इस पीरियड ऑफ टाइम को हम आगे से लीज टर्म कह रहे होंगे। और इस अरेंजमेंट के अगेंस्ट जनरली कोई कंसिडरेशन भी ट्रांसफ़र होगी। जनरली नहीं, मैंडेटरी कोई कंसिडरेशन भी ट्रांसफ़र हो रही होगी। आगे से हम इस कंसिडरेशन को लीज पेमेंट का नाम दे रहे होंगे। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कम से कम ये 4 बातें होंगी तो जाकर वो लीज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। कोई अंडरलाइंग एसेट होगा, उस अंडरलाइंग एसेट को ट्रांसफ़र करने का राइट होगा, लीज टर्म्स होंगी और लीज पेमेंट्स होंगी। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, लोकेशन ए पे, और मेरा एक वेयर हाउस है लोकेशन बी पे। मेरी एक फैक्ट्री है लोकेशन ए पे, मेरा एक वेयर हाउस है लोकेशन बी पे। मैं अपनी फैक्ट्री से गुड्स वेयर हाउस में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास जो गुड्स पड़े हुए हैं ना फैक्ट्री में, वो किसी तरीके से अपने वेयर हाउस लेके चला जाऊँ। लेकिन मेरे पास कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मेरे पास कोई मोटर व्हीकल, ट्रक, ट्रॉलर, शेजोर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार मेरे पास कुछ गुड्स हैं फैक्ट्री पे रखे हुए हैं, उसको मैं वेयर हाउस में ले जाना चाहता हूँ। सर 2 तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप किसी ट्रांसपोर्टर को हायर करें। कोई ट्रक वाला, कोई शेजोर वाला, कोई गदागरी वाला, और उसको ये कहे कि यार मेरे गुड्स फैक्ट्री से वेयर हाउस लेके चले जाओ। एक तरीका ये हो सकता है, आपको गुड्स यहाँ से यहाँ लेके जाने हैं, आपने किसी ट्रांसपोर्टर को हायर किया, किसी ट्रक वाले से बात की, किसी शेजोर वाले से बात की, किसी गदागरी वाले से बात की, और उससे कहा कि भाई मेरे गुड्स यहाँ से यहाँ ले जाओ। एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप एक ट्रक रेंट पे लें। और खुद उस ट्रक को इस्तेमाल करके गुड्स को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे ले जाएं। देखिए, अगर आप इन दोनों एग्जाम्पल को समझें ना, दोनों में काम एक ही हो रहा है। आपको गुड्स लोकेशन ए से लोकेशन बी पे लेके जानी है। आपके पास अपना कोई व्हीकल, आपके पास अपना कोई ट्रक नहीं है। पहले केस में आप एक बंदे को कह रहे हो कि भाई मुझे ये गुड्स लोकेशन ए से लोकेशन बी पे लेकर ला के दो, और ये बंदा अपना ट्रक इस्तेमाल करके आपको गुड्स ट्रांसफ़र कर देगा। दूसरे केस में आप एक ट्रक किराए पे ले रहे हो और खुद उस गुड्स को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे ट्रांसफ़र कर रहे हो। लेकिन दोनों में टेक्निकली बहुत फ़र्क है। सर ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है। दोनों में काम एक ही हो रहा है, दोनों में इकोनॉमिक बेनिफिट एक ही तरह के हैं। यहाँ पर एक बंदा आपके गुड्स को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे लेके जाएगा, यहाँ पर आप खुद लोकेशन ए से लोकेशन बी पे गुड्स को लेके जा रहे हो एक ट्रक किराए पे लेके। लेकिन दोनों के नेचर में फ़र्क है। एक सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है तो उस पर थोड़ी IFRS 16 अप्लाई होगा, उस पर तो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट वाली अकाउंटिंग होगी। लेकिन अगर लीज कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके ऊपर बिल्कुल IFRS 16 अप्लाई हो रहा होगा। तो ये बड़ा ही ज़रूरी है कि हम लीज की डेफिनेशन को प्रॉपर्ली समझें कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है, कब एक कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होता है। क्योंकि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट को कंक्लूड ही गलत कर दिया, तो हो सकता है कि हम सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर IFRS 16 अप्लाई करके आ जाएंगे, जो कि गलत हो जाएगा। हो सकता है कि हम एक लीज कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर IFRS 16 अप्लाई नहीं करके आएंगे, जो कि गलत हो जाएगा।
तो बड़ी ही थिन लाइन है इन दोनों के दरमियान, बड़ी ही थिन लाइन है इन दोनों के दरमियान, बड़ी बारीकी है इन दोनों के दरमियान ये कंक्लूड करना कि यार ये लीज कॉन्ट्रैक्ट है या ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है। और उसका क्राइटेरिया क्या है सर? उसका क्राइटेरिया है ये 4 चीज़ें। उसका क्राइटेरिया है ये 4 चीज़ें। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में आइडेंटिफाइड अंडरलाइंग एसेट है, उसको ट्रांसफ़र करने का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको यूज़ करने का राइट ट्रांसफ़र हो रहा है फॉर सम टाइम, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ लीज टर्म, अगेंस्ट सम कंसिडरेशन, अगेंस्ट सम लीज पेमेंट्स, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बन रहा होगा। लेकिन अगर अंडरलाइंग एसेट आइडेंटिफाइड नहीं है, जैसा कि यहाँ पे था, यहाँ पे हमने एसेट को आइडेंटिफाई नहीं किया, हमने सामने वाले को कहा कि भाई आप गुड्स यहाँ से यहाँ ले जाओ, जैसे भी लेके जाओ, मुझे नहीं पता, ट्रक इस्तेमाल करो, ट्रक भी इस्तेमाल करो, शेजर इस्तेमाल करो, गदागर इस्तेमाल करो, तो ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि यहाँ पर एसेट ही आइडेंटिफाई नहीं था। लेकिन जब वो ट्रक मैंने खुद किराए पे लिया और मैं एसेट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आइडेंटिफाइड एसेट भी है, उसको यूज़ करने का राइट भी है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट लीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो आज की क्लास में और अगली क्लास के अंदर, हमारी 2 क्लासेस के अंदर हम सिर्फ इन्हीं जार्गन्स को डिटेल में समझेंगे कि आइडेंटिफाइड एसेट का क्या मतलब होता है, लीज टर्म का क्या मतलब होता है, राइट टू यूज एसेट किसे कहते हैं, लीज पेमेंट को कैसे डिफाइन किया गया है। क्या ये बातें समझ आती हैं हमें? अब सबसे पहले हम आसान सी चीज़ कवर करते हैं, लीज टर्म। सबसे पहले हम लीज टर्म की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन देखेंगे आइडेंटिफाइड एसेट और राइट टू यूज एसेट की। पहले हम देखते हैं कि लीज टर्म किसको कहा जाता है। कहता है लीज टर्म इज अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज for which the lessee has the right to use the underlying asset together with period covered by option to extend the lease if lessee is reasonably certain to exercise the option, or period covered by an option to terminate the lease if lessee is reasonably certain not to exercise the option। देखिए लीज टर्म के कॉन्सेप्ट में, लीज टर्म के डेफिनेशन में 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज, मैं एक एक को डिटेल में समझाऊंगा। दूसरा हिस्सा पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड। तीसरा हिस्सा पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट। ये 3 चीज़ों को मिलाकर लीज टर्म बनता है। नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड एंड पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट। एक एक पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज की। सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज का मतलब ये नहीं है कि ये कैंसिल नहीं हो सकता। नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज का मतलब ये नहीं है कि ये कैंसिल नहीं हो सकता, कैंसिल ये भी हो सकता है। लेकिन नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज का मतलब है कि वो मिनिमम पीरियड जिसको अगर कैंसिल करना है तो कोई ना कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ लीज का मतलब हरगिज मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैंसिल ही नहीं हो सकता, कैंसिल ये भी हो जाता है, लेकिन एक ऐसा मिनिमम पीरियड जिसको अगर कैंसिल करना है तो पार्टी को कोई ना कोई पेनल्टी देनी पड़ेगी। सर बहुत कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारे आसपास। जनरली अगर आप कोई घर किराए पे लेते हो, अगर आप कोई दुकान किराए पे लेते हो, अगर आप कोई घर किराए पे देते हो, अगर आप कोई दुकान किराए पे देते हो, तो एक रेंट एग्रीमेंट बनता है। जनरली 1 साल का होता है, 5 साल का हो सकता है, 10 साल का हो सकता है। लेकिन उसके अंदर आ रहा होता है नोटिस पीरियड। भाई फॉर एग्जांपल आपने एक जगह किराए पे ली या जगह किराए पे दी 5 सालों के लिए, 5 सालों का आपने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, लेकिन उसके अंदर नोटिस पीरियड आ रहा है 3 महीने। अब ये 3 महीने के नोटिस पीरियड का क्या मतलब है? सर 3 महीने के नोटिस पीरियड का मतलब है कि अगर मालिक मकान को किराएदार को निकालना भी है ना, तो कम से कम 3 महीने का नोटिस तो देना पड़ेगा। किराएदार को मालिक मकान को निकालना भी है ना, तो कम से कम 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। हमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया, लेकिन नोटिस पीरियड 3 महीने रखा। इसका मतलब पता है क्या है? ऐसा हरगिज नहीं है कि आपको 5 साल पूरे करने हैं। आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी छोड़ के जा सकते हो। 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद कभी भी लैंडलॉर्ड आपको धक्के देके निकाल सकता है। लेकिन लैंडलॉर्ड आपको धक्के देना चाहे 5 साल के अंदर, या आप खुद छोड़ के जाना चाहो 5 साल के अंदर, आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। और अगर नोटिस पीरियड नहीं दोगे तो फिर आपको 3 महीने का रेंट देना पड़ेगा एज अ पेनल्टी।
तो अगर मैंने किसी के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है लेकिन उसमें नोटिस पीरियड 3 महीने का है, तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड 5 साल नहीं कहलाया जाएगा, नॉन कैंसिलेबल पीरियड उस 3 महीने को कह रहे होंगे। व्हाट इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड? सर वो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम जो कि लेसोर या लेसी अगर कैंसिल करना चाहे तो फिर उसे पेनल्टी, तो फिर उसे कॉस्ट इनकर करना पड़ेगी। अगर नोटिस पीरियड के बगैर किराएदार छोड़ के जाना चाहे तो उसे 3 महीने का किराया पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा। अगर नोटिस पीरियड के बगैर लैंडलॉर्ड किराएदार को निकालना चाहे तो फिर उसे कोई ना कोई कंपनसेशन, कोई ना कोई पेनल्टी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, प्रैक्टिकली ऐसा होता है नहीं होता, दिस इज समथिंग एल्स। लेकिन बाय बुक्स, बाय टेक्निकल टर्म्स, अगर नोटिस पीरियड की वायलेशन होती है तो जो बंदा वायलेशन पे कर रहा है उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो पहला कंपोनेंट तो हो गया लीज टर्म का, नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच लेसी हैज द राइट टू यूज द अंडरलाइंग एसेट। अच्छा, लेकिन दो और कंपोनेंट है। सेकंड कंपोनेंट, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड if lessee is reasonably certain to exercise the option, if lessee is reasonably certain to exercise the option। क्या कह रहा है सर ये? देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने कॉलेज के लिए एक बेंगलोर रेंट पे लिया, मैंने अपने कॉलेज के लिए एक बेंगलोर रेंट पे लिया, सही है, और मेरे दरमियान और लैंडलॉर्ड के दरमियान नॉन कैंसिलेबल पीरियड है लेट्स से 2 साल। यानी मैंने और लैंडलॉर्ड ने नॉन कैंसिलेबल पीरियड साइन किया 2 साल का, कि 2 साल के अंदर अंदर ना मैं छोड़ के जा सकता हूँ ना लैंडलॉर्ड मुझे निकाल सकता है। अगर मुझे छोड़ के जाना पड़ा या लैंडलॉर्ड ने मुझे निकाला तो फिर हम पेनल्टी पे करेंगे, हम कंपनसेशन पे करेंगे। और 2 साल के बाद मैंने एक एक्सटेंशन ऑप्शन रख दिया, मैंने एक एक्सटेंशन ऑप्शन रखा है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एक्सटेंशन ऑप्शन है टू एक्सटेंड द लीज फॉर अनदर 3 years। देखिए, समझे इस बात को। लेट्स से कि हम एक टाइमलाइन बनाते हैं। मैं कह रहा हूं मैंने अपने कॉलेज के लिए एक बेंगलोर रेंट पे लिया और मैंने और लैंडलॉर्ड ने नॉन कैंसिलेबल पीरियड डिसाइड कर लिया 2 साल का। तो शुरू के जो 2 साल है ये तो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, हम इसको शॉर्ट में लिख देते हैं एनसीपी इज नॉन कैंसिलेबल पीरियड। ये तो लीज टर्म है ही है, क्योंकि ये कैंसिल नहीं हो सकता। कैंसिल करना है तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी या लैंडलॉर्ड को पेनल्टी देनी पड़ेगी, जो भी इसको कैंसिल करेगा। लेकिन 2 साल के बाद हमने एक एक्सटेंशन ऑप्शन रखा है। एक्सटेंशन ऑप्शन क्या कहता है? एक्सटेंशन ऑप्शन ये कहता है कि यार अगर लेसी चाहे ना तो यहां पर इसे मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है। यहां पर लेसी चाहे तो मजीद 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकता है। अब सवाल ये है कि ये जो एक्सटेंशन ऑप्शन है क्या ये लीज टर्म का पार्ट बनेगा? क्या इसको मैं लीज टर्म का पार्ट कहूंगा? सर इट डिपेंड्स। अगर आपको लगता है कि आप लीज को एक्सटेंड करोगे तो फिर ये लीज टर्म का पार्ट है, तो फिर लीज टर्म 2 + 3 5 साल हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप लीज टर्म एक्सटेंड नहीं करोगे तो फिर ये लीज टर्म का पार्ट नहीं है, बस 2 साल लीज टर्म है। मैं रिपीट करता हूं, हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 साल का नॉन कैंसिलेबल पीरियड रखा, ये तो लीज टर्म है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2 साल के बाद एक एक्सटेंशन ऑप्शन रखा है कि यार एज अ किराएदार मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो इसे एक्सटेंड करूं, चाहूं तो एक्सटेंड ना करूं। अब यहां पर आ जाएंगे एस्टिमेट्स, यहां पर आ जाएंगे जजमेंट्स। अब ये देखो कि आपको क्या लगता है आप क्या करोगे। अगर आपको लगता है कि आप इसे एक्सटेंड करोगे तो ये 3 साल भी लीज टर्म का पार्ट बन जाएंगे, टोटल लीज टर्म हो जाएगी 5 साल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इसे एक्सटेंड नहीं करोगे तो फिर इस 3 साल को इग्नोर कर देंगे, लीज टर्म हो जाएगी 2 साल। तो दूसरा कंपोनेंट क्या है? पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू एक्सटेंड इफ लेसी
किराएदार इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। अच्छा, अब आपके जहन में आ रहा होगा सर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैंने जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया उस वक्त मुझे लग रहा था कि मैं 2 साल के बाद एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन 2-3 महीने गुजरने के बाद मेरा बिजनेस बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, अब मुझे लग रहा है कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करूंगा। फिर 2-3 महीने बाद बिजनेस बहुत अच्छा चला, अब मुझे लगता है कि मैं एक्सटेंशन ऑप्शन एक्सरसाइज करूंगा। ऐसा भी तो हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है। देखो, ये आपकी एस्टिमेट है ना, ये आपका अंदाजा है ना, ये आपकी जजमेंट है ना, तो जजमेंट कैन चेंज। इस अरसे के अंदर आपकी जजमेंट बार बार चेंज हो सकती है। तो अब जब जब हमारी जजमेंट चेंज होगी ना, हम लीज को रीमेजर कर रहे होंगे, हम लीज को रीमेजर कर रहे होंगे। लेकिन ये जो रीमेजरमेंट ऑफ लीज का कॉन्सेप्ट है, ये जो चेंज ऑफ एस्टिमेट इन अ लीज कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये कैफ लेवल पे आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। ये इंशाल्लाह आप लोग सीए फाइनल पे पढ़ोगे। कैफ लेवल के ऊपर आपको सिर्फ यही बताया जाएगा कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करने वाले हो या नहीं एक्सरसाइज करने वाले हो। आपकी जजमेंट में अगर चेंज आता है, ये चीज़ आपसे कैफ लेवल पे टेस्ट नहीं होगी, ये चीज़ आपसे सीए फाइनल पे टेस्ट होगी कि अगर मेरे जजमेंट में चेंज आए तो अब मैं क्या करूं। तो ये आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। हमारे लेवल पे हमें एग्जामिनर बता देगा कि भाई हम एक्सटेंशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? इसके बाद तीसरा कंपोनेंट, पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट इफ लेसी is reasonably certain not to exercise the option. If lessee is reasonably certain not to exercise the option. अब ये क्या बोला है, यहां देखें। फॉर एग्जाम्पल अगेन, मैंने अपने कॉलेज के लिए एक बेंगलो रेंट पे लिया। ओनर ने इंसिस्ट किया कि भाई मैं आपको जगह रेंट पे दूंगा अगर आप मुझसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। ओनर ने मुझे इंसिस्ट किया कि मैं आपको जगह रेंट पे दूंगा सिर्फ इस शर्त पे कि अगर आप मुझसे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हो। तो मैंने ठीक है, हम 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम 5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं और 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हुए मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं यार ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा। तो मैंने क्या करा, मैंने 2 साल के बाद ओनर से रिक्वेस्ट करके एक टर्मिनेशन ऑप्शन रखवा दिया। मैंने ओनर से कहा कि भाई 2 साल तो मैं हूं, 2 साल बाद मुझे एक टर्मिनेशन ऑप्शन चाहिए। अगर मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करूं तो मैं बाहर निकल जाऊं, और अगर मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया, इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, तो फिर मैं अगले 3 साल तक आपके साथ ही रहूंगा। ये मेरा वादा है। पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया 5 साल का, बीच में एक टर्मिनेशन ऑप्शन रख दिया। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं टर्मिनेट करना चाहूँ तो मैं सुकून से बाहर जा सकता हूँ, आपकी जगह छोड़ सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने कंटिन्यू करना चाहा तो फिर मैं अगले 3 साल तक आपके साथ ही रहूँगा। तो ये सिंपल सा अरेंजमेंट कहलाया जाता है टर्मिनेशन ऑप्शन। अब स्टैंडर्ड क्या कह रहा है? स्टैंडर्ड कह रहा है पीरियड कवर्ड बाय ऑप्शन टू टर्मिनेट इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टेन नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। देखिए, यहां नॉट टू नहीं था, यहां पर नॉट टू की बात हो रही है। क्या मतलब? देखिए, ये 2 साल तो लीज टर्म है। अगर आपको लगता है कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करोगे तो ये 3 साल भी लीज टर्म बन जाएंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करोगे तो अब ये लीज टर्म नहीं होगा, बस ये 2 साल लीज टर्म माने जाएंगे। ऑप्शन टू एक्सटेंड और ऑप्शन टू टर्मिनेट वाइस वर्सा है। हम अपने पास ऑप्शन रखते हैं कि हम इसे एक्सटेंड कर सकें, हम अपने पास ऑप्शन रखते हैं कि हम इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हम एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पीरियड लीज टर्म का पार्ट है। अगर हमें लगता है कि हम टर्मिनेट करेंगे तो ये वाला टर्म लीज पेमेंट का पार्ट नहीं है, लीज टर्म का पार्ट नहीं है। क्या ये बात समझ आती है? सर, कैसे पता चलेगा, कैसे प्रैक्टिकली डिसाइड किया जाता है कि ये ऑप्शंस एक्सरसाइज होंगे या नहीं होंगे? इसके पीछे बहुत सारे वजूहात हो सकती हैं, इसके पीछे बहुत सारे क्राइटेरियाज हो सकते हैं जिसकी बेसिस पे आप असेस करते हो, जिसकी बेसिस पे आप जज करते हो, जिसकी बेसिस पे आप अंदाज़ा लगाते हो कि आइदर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे या नहीं करोगे। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये देखो,
नॉन कैंसिलेबल पीरियड ना सर्टेन है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि यार ये नॉन कैंसिलेबल पीरियड है, ना मैं कैंसिल कर सकता हूं ना आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे तो एक दूसरे को पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन ऑप्शन टू एक्सटेंड या ऑप्शन टू टर्मिनेट ये एस्टिमेट है, हम आज 100% कंफर्मेशन के साथ नहीं कह सकते हम क्या करेंगे। 2 साल बाद हमारा दिमाग खराब हो जाए, हम टर्मिनेट कर दें, हम टर्मिनेट ना करें, हमारी मर्जी। तो अब इस एस्टिमेट को बनाने के लिए, इस एस्टिमेट बनाने के लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और उन चीज़ों की बेसिस पे ये एस्टिमेट किया जाता है कि आइदर ये ऑप्शन एक्सरसाइज होंगे या आइदर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हो रहे होंगे। अच्छा, मैं इस पर तो अभी फिलहाल बात नहीं कर रहा, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे पढ़ने एक आसान सा सवाल है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एस लिमिटेड एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 6 years. S Limited has the right to extend the period of lease further 4 years at the end of the first 6 years. कह रहे हमारी कंपनी ने एक प्लांट लीज पे लिया, नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 6 साल, तो 6 साल तो लीज टर्म का पार्ट बनेगा ही बनेगा। हमारी कंपनी के पास ये राइट है कि हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं मज़ीद 4 सालों के लिए, और एक्सटेंड करने का जो ये राइट है ये कब लगाना होगा, ये कब एक्सरसाइज करना होगा? सर ये करना होगा एट द एंड ऑफ 6 years, यानी 6 साल बाद डिसाइड करेंगे कि एक्सटेंड करना है या नहीं करना। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? डिटरमाइन द लीज टर्म अज्यूमिंग दैट इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट एस लिमिटेड विल नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन एक्सटेंशन ऑप्शन। पार्ट बी, इट इज रीजनेबली सर्टेन दैट एस लिमिटेड विल एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन। बहुत आसान सी बात है सर, दोनों ही केसेस में 6 साल का जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है तो ये तो लीज टर्म का पार्ट बनेगा, हमें लीज टर्म मालूम करना है ना। तो 6 साल का जो नॉन कैंसिलेबल पीरियड है तो ये तो लीज टर्म का पार्ट बनेगा। फिर हमारे पास एक्सटेंशन ऑप्शन है। पहले हमें लगता है कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे। अब जब हम ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो 6 + 0 दिस इज लीज टर्म। दूसरे केस में हमें लगता है कि हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो 6 + 4 10 years इज द लीज टर्म। क्या ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ आता है हमें? एक और सवाल आ रहा है सर, हमारे पास टाइम है, हम इसको भी देख सकते हैं। कहता है शेर खान लिमिटेड एंटर्ड इनटू अ लीज ओवर अ प्लांट, कंसिडर द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिनेरियोज। हमारे पास 5 इंडिपेंडेंट सिनेरियोज ही अलग अलग हैं। एक कंपनी है शेर खान लिमिटेड जो कि लेसी है, एक प्लांट लीज पे ले रही है, ये 5 सिनेरियोज है अलग अलग। कहता है डिटरमाइन द लीज टर्म फॉर ईच ऑफ द सिनेरियो अलोंग विद एक्सप्लेनेशन। हमें लीज टर्म मालूम करना है इन 5 सिनेरियोज में, और साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन भी देनी है। ठीक हो गया। पहला सिनेरियो, द लीज इज नॉन कैंसिलेबल फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम कमेंसमेंट डेट, after which Sher Khan Limited has the option to extend the lease for further 2 years. Sher Khan Limited is reasonably certain that it will exercise the renewal option. कहता है पहले सिनेरियो में नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 3 साल, 3 साल के बाद हम इसे 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, और रीजनेबली सर्टेन है कि हम इसे एक्सरसाइज करेंगे। तो सर ये तो बहुत आसान है, 3 + 2 5 years, 3 + 2 5 years। अब अगर इसको प्रॉपरली ड्राफ्ट करना हो, प्रॉपरली अच्छे से एक्सप्लेन करना हो, तो हम क्या लिखेंगे? सर हम लिखेंगे लीज टर्म इज 5 years बिकॉज द ऑप्शनल एक्सटेंशन पीरियड इज इंक्लूडेड, बिकॉज द लेसी इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल एक्सरसाइज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज। ओवरऑल लीज टर्म 5 साल है, हमने ऑप्शनल पीरियड को, हमने एक्सटेंशन के पीरियड को क्यों शामिल किया? क्योंकि लेसी रीजनेबली सर्टेन है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। सेकंड सिनेरियो, द लीज इज अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द कमेंसमेंट डेट, आफ्टर विच शेर खान लिमिटेड हैज द ऑप्शन टू एक्सटेंड द लीज फॉर फर्दर 2 years.
शेर खान लिमिटेड इज रीजनेबली सर्टेन दैट इट विल नॉट एक्सरसाइज द रिन्यूअल ऑप्शन। 3 साल का तो नॉन कैंसिबल पीरियड है, 3 साल का तो नॉन कैंसिबल पीरियड है। 3 साल के बाद शेर खान की मर्जी है कि 2 साल के लिए एक्सटेंड करे या ना करे, और शेर खान को लगता है कि वो एक्सटेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर लीज टर्म कितनी हो जाएगी सर? यहाँ पर लीज टर्म हो जाएगी 3 + 0 = 3 years। प्रॉपरली आंसर कैसे लिखेंगे? लीज टर्म इज 3 years, द ऑप्शनल एक्सटेंशन पीरियड इज excluded, is not included because lessee is not reasonably certain that it will exercise the option to extend the lease. Third scenario, the lease is for 10-year period during which first 7 years is non-cancelable. At the end of 7-year period, Sher Khan Limited has the option to terminate the lease. Sher Khan Limited is reasonably certain that it will exercise the termination option. सर 10 साल की लीज है, 7 साल नॉन कैंसिलेबल है, 7 साल के बाद हमारे पास एग्जिट ऑप्शन है, हमारे पास टर्मिनेशन ऑप्शन है, और हमें लगता है कि हम टर्मिनेशन ऑप्शन को एक्सरसाइज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 7 + 0 7 years। Lease term is 7 years. The optional cancelable period is excluded because it is not included if there is reasonably certain that option to cancel the lease would not be exercised. However, in this case, lessee is reasonably certain that it will exercise the option to cancel. ये थोड़ी लंबी करके लिखी है, हम बस इतना लिख सकते थे कि lease term is 7 year. The optional cancelable period is excluded because lessee is reasonably certain that it will exercise the option to cancel. Simple. ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। Next, scenario 4, leases for 10 years during which the first 7 years is non-cancelable. At the end of the 7 years, Sher Khan Limited has the option to terminate the lease. Sher Khan Limited is reasonably certain that it will not exercise the termination option. सेम वही चीज़, लेकिन अब मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। अब अगर मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो 7 + 3 = 10 years. Lease is 10 years. The optional cancelable period is included because lessee is reasonably certain that it will not cancel the lease. और लास्ट सिनेरियो क्या है? लास्ट सिनेरियो ध्यान से देखिएगा। The lease is for 10-year period during which the first 7 period is non-cancelable. At the end of the 7-year period, both Sher Khan Limited and the lessor, सर इस पॉइंट को ध्यान से सुने, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है। At the end of 7-year period, both Sher Khan and lessor has the option to terminate the lease. Sher Khan is reasonably certain that it will not exercise the termination option. आंसर रीड किए बगैर हमने खुद बताना है कि यहाँ पर लीज टर्म कितनी होगी। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो यह है कि मेरे और आपके दरमियान 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 7 साल के बाद शेर खान के पास भी ये राइट है कि वो टर्मिनेट कर दे, आपके पास भी ये राइट है कि आप मुझे निकाल दें, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं इसे टर्मिनेट नहीं करूँगा, मैं इसे टर्मिनेट नहीं करूँगा। सर मुझे बताएं लीज टर्म कितना होगा? 7 साल या 10 साल? 7 साल या 10 साल? सर यहाँ पर लीज टर्म होगा 7 साल। क्यों सर? क्योंकि इस एग्जाम्पल में भले लेसी को लगता है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, भले लेसी को लगता है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, लेकिन 100% बात लेसी के हाथ में थोड़ी है। 100% क्या होगा ये लेसी के कंट्रोल में थोड़ी है। लेसोर भी तो इसको निकाल सकता है। अब चूंकि लेसोर भी इसको निकाल सकता है तो लेसी के हाथ से बात निकल गई, लेसी के हाथ से बात निकल गई। अब डिसीजन लेसोर के पास भी है। तो इस केस में हम क्या सोचते हैं, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि हमारा राइट 7 साल का है। हो सकता है 3 साल बाद 7 साल बाद लेसोर निकाल दें, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जो लीज टर्म है वो 10 साल नहीं होगी, वहाँ पे यहाँ पे 7 साल होगी। क्या कह रहा है? लीज टर्म इज 7 ईयर, द ऑप्शनल कैंसिलेबल पीरियड इज एक्सक्लूडेड।
although we normally include the cancelable period if we are reasonably certain that option to cancel will not be exercised, but in this case lessee is reasonably certain that it will not cancel the lease. However, cancelable period is excluded because the lessor has the option to cancel the lease during this period also. तो चूंकि अब बॉल लेसोर के कोर्ट में भी जा चुकी है, लेसी के हाथ से बात निकल गई है, तो अब लेसी क्या सोचता है इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर लीज टर्म 7 साल रहेगा। आज की क्लास खत्म करने से पहले अगर हमें ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया है, कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सटेंशन पीरियड को शामिल करेंगे अगर लेसी को लगता है कि वो ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा, टर्मिनेशन ऑप्शन को शामिल करेंगे अगर लेसी को लगता है कि वो ये ऑप्शन शामिल नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट है। अब मेरा आपसे सवाल है, सर नॉन कैंसिलेबल पीरियड है 5 साल, सही है, इसके बाद एक्सटेंशन ऑप्शन है 3 साल, लेकिन मैं आपसे कहता हूं लेसी डोंट नो व्हाट ही विल डू। लेसी को नहीं पता कि वो क्या करेगा। लेसी ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेसी ये भी नहीं कह रहा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, लेसी ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेसी ये भी नहीं कह रहा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, लेसी कह रहा है मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। सर अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आता है तो मुझे ज़रा बताएंगे कि लीज टर्म कितनी होगी यहाँ पे, 5 साल या 8 साल। अगर लेसी ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेसी ये भी नहीं कह रहा कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा, लेसी कह रहा भाई मुझे पता ही नहीं है मैं क्या करूंगा, तो अब मैं कितनी लीज टर्म कहूँगा? सर अब हम लीज टर्म यहाँ पर 5 साल कहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, स्टैंडर्ड कह रहा है अगर तुम्हें यकीन है कि तुम एक्सटेंड करोगे तो तुम इसको शामिल करना। हम तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं हम क्या करेंगे, ना हमें ये यकीन है कि हम एक्सरसाइज करेंगे, ना हमें ये यकीन है कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो चूंकि रीजनेबली सर्टेन ही नहीं है तो अब लीज टर्म सिर्फ 5 साल हो जाएगी। क्या ये बातें समझ आती है हमें? चलिए जी, हमारी क्लास का टाइम कंप्लीट हो गया है, तो आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम बाकी टेक्निकल जार्गन्स को समझेंगे, लीज पेमेंट का कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट टू यूज एसेट की डेफिनेशन देखेंगे, आइडेंटिफाइड एसेट की डेफिनेशन देखेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कमिंग वीक में ही होगी। जो भी क्लास की डेट और टाइमिंग होगी वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।